आज हम लोग बलबन के विषय में चर्चा करते हैं। बलबन नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद शिक्षक लोगों ने पढ़ा, बलबन ने जो है दिल्ली सल्तनत का राजकाज संभाला। 1266 में दिल्ली सल्तनत का राजकाज संभाला और कहते हैं कि ये मलिक होते हुए भी खान हो गया और खान होकर के सुल्तान हो गया। इनके बारे में एक कहावत है कि एक मलिक होते हुए खान हो गए और खान होते फिर सुल्तान हो गए। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, आपने देखा वो बड़े कमजोर शासक थे। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई और जो सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा का जो दबदबा होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया और जन सामान्य में जो सुल्तान के लिए सम्मान था वो भी बहुत कम हो गया। उसकी वजह थी, आप ये देखें कि जो तुर्की अमीर हुआ करते थे या चालीसा दल के जो इल्तुतमिश के सदस्य हुआ करते थे, वो राजा को पुरुष सत्ता पे बैठाते थे और शासन अपने हाथ में रख के शासन स्वयं करना चाहते थे। इसका मतलब ये कि सुल्तान को भी अपने में से अपने बीच का ही समझते थे, बस नाम मात्र के लिए उसे गद्दी पे बैठा करके खुद शासन करना चाहते। तो सुल्तान की जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी या जन सामान्य में जो उसका एक खौफ होता है, एक सम्मान होता है, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। और ऐसे स्थिति में जो है, अगर उसके पास दिल्ली सल्तनत के पास जो राजा था, एक तो उसका खौफ नहीं, उसके पास एक मजबूत सेना ना हो तो फिर वो उत्तर पश्चिम के हो रहे मंगोल आक्रमणों का सामना कैसे करता। आंतरिक विद्रोह शांत करने के लिए उसके पास पुलिस बल की व्यवस्था नहीं थी। बराबर हो रहे सत्ता परिवर्तन के संघर्ष से आर्थिक स्थिति कमजोर थी। ये सारी समस्याएं बलबन को उत्तराधिकार में मिली। इधर आंतरिक स्थिति ये थी कि जो मेव थे, कटेहर थे, मेव और कटेहर के जो शासक थे, द्वाब के जो हिंदू थे, वो आंतरिक रूप विद्रोह शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, तुर्क कमजोर है, इनको बाहर से कलेड़ो भगाओ। ऐसे समय स्थिति यहाँ तक हो गई थी कि दिल्ली के आसपास जो मेव थे, मेवाती, वो सड़कों पे लूटपाट मचाया करते थे। हालत यहाँ तक थी कि अगर दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए, नमाज में होता है ना कि पहले पानी लाके भरा जाता है, वजू होता है, तो जो दासियां पानी भरने के लिए तालाब से लाकर के इकट्ठा करने के लिए जाती थी, उनको लूट लिया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। तो ये कहने का मतलब कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, सेना पुलिस बल का कोई बड़ा ऐसा जखीरा उनके पास नहीं था कि वो आंतरिक विद्रोह बाह्य विद्रोह का सामना करते। सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी थी, जनसामान्य में उनका खौफ नहीं था। इन सारी चीजों के बीच में बलबन दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभालते हैं। ये इनके समय की समस्याएं थी। ठीक, क्लियर। अब बलबन थे कौन? शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश के बाद नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो है शमसी वंश का खात्मा हो गया। और ये बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। कभी इस तरह का प्रश्न अगर आता है कि बलबन का मूल नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था। बलबन मतलब इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अब मैं पूरा ही नाम लूंगा जिससे कि याद रहे। गयासुद्दीन बलबन, इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये एक इलवारी तुर्क थे। इनके बाप या बाबा कहें, ये लोग एक उलबारी कबीला था, उसके हेड थे, उसके प्रमुख थे, मुखिया थे, तुर्क थे। ये इलबारी तुर्क थे, ये इलबारी तुर्क थे और इनके बाप दादा इलबारी तुर्कों के मुखिया थे। ये इनका परिचय है, बहाउद्दीन थे। इन्होंने भी अपना जीवन जो है एक क्या कहते हैं दास के रूप में स्वीकार किया था। आगे चल के ये इल्तुतमिश के जो चालीसा दल था उसमें सम्मिलित हो गए। इनके उत्थान की कहानी पीछे आप देखें कि ये अच्छा, आप देखेंगे कि ये रजिया के समय से, रजिया के समय में ये अमीर शिकार नियुक्त हुए और बाद में जब बैराम शाह सत्ता में शामिल हुए तो अमीर याखूर हुए और उसके बाद आगे आकर के जब मसूद शाह जब सत्ता के दावेदार हुए तो उन्होंने बैराम शाह के विरुद्ध मसूद शाह का साथ दिया और वहां भी अमीर हाजिम नियुक्त हुए। और आगे चल के कहना ही क्या, नासिरुद्दीन महमूद के समय में बाद में उनके वजीर हो गए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। और इन्हीं नासिरुद्दीन महमूद जो शमसी वंश के अंतिम शासक भी थे, उन्होंने इन्हें उलूग खां की उपाधि दी थी। याद रखिए, कहा जाए उलूग खां था, उलूग खां कोई और नहीं थे, ये बलबन साहब ही थे। उलूग खां कौन थे?
हाँ, ये बलबन साहब थे, उलूग खान। और ये इनको टाइटल किसने दिया? ये टाइटल इनको सुल्तान का पद ग्रहण करने के पहले ही नासिरुद्दीन महमूद को दिया। तो ये संक्षेप में बात हो गई। कहने का मतलब जो समस्या इनको मिली थी, पहली समस्या मिली थी कि सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं था। इन्होंने इसके लिए थ्योरी ऑफ किंगशिप की अवधारणा लाई, थ्योरी ऑफ किंगशिप की स्थापना लाई। और इनको ये लगा कि जब तक राजा को लोग अपने से अलग नहीं समझेंगे, कुछ अलग, जैसे आज है ना, आगे कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा नॉन बायोलॉजिकल होता है, वही बात है। राजा, अगर आप नॉन बायोलॉजिकल एक बार सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर आप जो कुछ भी कहेंगे मुझसे उसको माना जाएगा कि ये दैवी आदेश है। फिर लगेगा ना कि हमसे अलग नहीं, इनसे हम अपनी तुलना क्यों करते हैं। अगर आप अपना पैर चुमवाते हैं, अगर आप सिजदा करवाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप कहते हैं नहीं हंसना नहीं है, आप बिल्कुल घूर के देखते हैं, लाल लाल नाक निकाल के देखते हैं। अपने दरबार में दरबारियों को छोटी छोटी बात पे कड़ी सजा दे देते हैं, आपके खिलाफ बोलने वालों की जबान काट ली जाती है। तो अगर राजा इस तरह का होगा, राजा का जो खौफ होगा, तो इस तरह की धारणा बलबन के दिमाग में आई। जो अनुभव उनको रजिया के, बहराम शाह के, महमूद शाह के अनुभव से मिला था, उनको लगा यार ये तो सारे लोग बराबरी समझते हैं अपने आप को। और ये बात है, ये देखेंगे आपकी जो शाही वंश के लोग होते हैं उनको सत्ता करने में आसानी होती है। आज भी देखे होंगे बहुत सी जगहों पे राजतंत्र है, जनता के दिमाग में एक कुंठा, एक अचेतन मन में जो होता है कि जो अपने से बहुत, जिसको श्रेष्ठ मालूम की बातों पर बना देखेंगे, बहुत सारे इस तरह के तथाकथित ढोंगी साधु सन्यासी हैं जो अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ मानते हैं, और तमाम लोग मूर्ख बन के उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। मूर्खता अनादिकाल से चली आ रही है। तो इन सारी चीजों को सोच करके बलबन ने क्या कदम उठाए, उसकी हम चर्चा करते हैं। थ्योरी ऑफ किंगशिप, बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वो ईरानी परंपरा पर आधारित था। ईरानी परंपरा के अनुसार सुल्तान जो होता है उसका व्यक्तित्व दैवी व्यक्तित्व होता है, अर्धदैवी व्यक्तित्व होता है। और सुल्तान सिर्फ ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति उत्तरदायी है, वह बिचौलियों के प्रति या किसी धार्मिक गुरु के प्रति, धार्मिक व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि राजा अपने निर्णय लेने में लोकहित का ध्यान रखता है, ये तो बलबन मानता था, लेकिन राजा के किसी निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राजा जो निर्णय, सुल्तान की बात हो, सुल्तान जो भी निर्णय लेता है वो ईश्वर की प्रेरणा से ही लेता है, वो उसके दिमाग में ईश्वर ही डालता है। तो फिर आप चैलेंज कैसे करेंगे। और इसका ये फायदा हुआ कि ये जो अमीर थे बार बार सुल्तान को हटाते थे, अब अमीर और सुल्तान में एक भेद हो गया, क्योंकि सुल्तान क्या है, अब सुल्तान हो गया नायबते खुदाई हो गया, नियाबते खुदाई हो गया। सुल्तान अब जो है नियाबते खुदाई हो गया। नियाबते खुदाई का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो जो है अल्लाह का प्रतिनिधि था धरती पे, और उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो जिले-इल्लाही है, वो उसने अपने आप को कहा कि वो जिले-इल्लाही है। जिले-इल्लाही मतलब शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया है। जिले-इल्लाही है, शैडो ऑफ गॉड है, ईश्वर की छाया है। या नियाबते खुदाई है, वो जो है ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका स्थान पैगंबर के बाद है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये राजत्व का सिद्धांत का मतलब था। एक बात और थी, उसको लगता था कि लोग हमको साधारण न समझें, उसने अपना कनेक्शन जो है जोड़ लिया सीधे ईरानी शासक उस समय, जिनके वर्णन शाहनामा, फिरदौसी की शाहनामा है, उसमें वर्णन मिलता है ईरानी शासक अफरासियाब का। तो उसने कहा भैया मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं अफरासियाब के खानदान का हूँ, अफरासियाब के खानदान का हूँ, जिले-इल्लाही हूँ, नियाबते खुदाई हूँ, और मेरा जो निर्णय है वो ईश्वर के द्वारा सीधे मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं पैगंबर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यद्यपि मैं जनता के बारे में सोचता हूँ। यानी अब उसके किसी निर्णय को कोई अमीर जो है, जो कि सत्ता का षड्यंत्र रचा करते थे, वो उसके निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते थे। वो दोनों में एक मौलिक भेद, एक फंडामेंटल डिफरेंस स्थापित कर दिया। और उसने अपना दरबार को बड़ा भव्य बनाया, दरबार को ऐसा किया कि भाई आप हंस नहीं सकते। सार्वजनिक रूप से वो अपनी भावनाओं को इजहार करने में रोकता था। कोई नृत्य, संगीत, इस तरह के समारोह उसके दरबार में नहीं होते थे। शराब पीना, जैसे कि आप पी के टुन्न हो गए, किसी से लाइट में बातचीत कर रहे हैं या कोई इस तरह का कार्यकलाप कर रहे हैं जिससे कि उसकी गरिमा को ठेस लगती थी, ऐसा सब बंद कर दिया उसने।
उसने ईरानी परंपरा का, अच्छा ये पहले ऐसा जो है दिल्ली सल्तनत ने पहली बार इसने जो है ईरानी प्रथा का पालन किया, जो है ईरानी प्रथाओं का पालन जो है, ये ईरानी प्रथा एक तो क्या थी, ये गैर इस्लामी थी, यानी पहली बार इसने जो है गैर इस्लामी प्रथाओं का पालन करना शुरू किया। किसने? बलबन ने। और दो चीज आपने बहुत सुना होगा, सिजदा और बेबोस। अगर ये नहीं जाने तो कुछ, सिजदा मतलब घुटने के बल बैठ करके आप जो है सिर झुकाइए, सिजदा करना पड़ता था बलबन की सभा में। बलबन सिर्फ वजीर से बात करता था, बाकी लोगों से नहीं, सब किनारे हटो। दरबार में लोग क्रम में बैठते थे, दरबार में शक्ति होती थी, दंड उसका बड़ा कठोर था। उसने वो सारा खुराफात किया जिससे कि ये लगे, और देखिए खुराफात अपने सियाब का वंशज अपने आप को बताया, जिसे लगता है ना कि भाई शाही खानदान के। आज भी आप देखे होंगे जो लोग राजघराने के होते हैं, राजघराने के अभी भी सामान्य जनता की मानसिकता, जो लोग किसी वंश से जुड़े हैं या किसी जाति विशेष से जुड़े हैं, तो उनकी मान्यता है कि नहीं ये अलग तरह के लोग हैं। ये आज के समाज में कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है तो भी छोटे लोग समझते हैं नहीं, बिल्कुल अलग तरीके के हैं भाई, कुछ भी कर रहे हैं सब सही है। तो जो समरथ के नहीं दोष गोसाई जो कहा गया है, तो जो सामर्थ्यवान होते हैं उनके लिए अब यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि साहब अब हम जिले इलाही हैं, हम जो है नियाबत खुदाई हैं, और हमारे दरबार में कोई हंसना, कोई तरह का लूज टाक नहीं, शराब नहीं चलेगा, सामाजिक बैठ करके पब्लिक सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं जाहिर करना, जैसे गीत संगीत मनोरंजन का कार्यक्रम, हंसी मजाक, इस तरह की चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें, ये सब चीज़ें बंद करा दी। दरबार बहुत शानदार टनाटन था। और यहाँ तक इनको नशा चढ़ा कि इन्होंने सोचा कि अगर किसी निचले जाति के व्यक्ति को हम अपने दरबार में नियुक्त करेंगे तो निचले तबके के व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो लोग कहेंगे कि लगता है कि ये किसी कमजोर वंश का है। तो यहाँ तक स्थिति थी इनकी। और इन्होंने सिजना और पैबोस चलाया। सिजना का मतलब ये था कि घुटने के बल बैठ करके सिर झुकाना, और पैबोस का मतलब था कि चरण चुंबन, लेट करके सुल्तान का चरण चुंबन करना। ये परंपरा इन्होंने शुरू कराई। और बहुत एग्जाम में आता है कि नववर्ष की नौरोज प्रथा जो एक ईरानी त्यौहार था नववर्ष का, इसको भी बलबन ने प्रारंभ किया। याद रखिएगा, बलबन ने नौरोज प्रारंभ किया था। नौरोज त्यौहार, ये ईरानी त्यौहार है, ईरानी फेस्टिवल है, पर्शियन फेस्टिवल है। इसको बलबन ने भारत में इंट्रोड्यूस किया। पहली बार नॉन इस्लामिक चीज़ें ये सब इंट्रोड्यूस की गई इन बलबन के पीरियड में किया गया। तो ये बात हो। इनके के निजामी साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं बलबन के बारे में। कहते हैं कि वो बड़ा उत्तम तरह का एक्टर था, अभिनेता था, जिसने जो अपने दर्शक थे अपने दर्शकों को, अपने स्पेक्टेटर्स को जो है आधुनिक फिल्म सितारों की तरह मंत्रमुग्ध किए रहता था। के निजामी इतिहासकार हैं, आप जानते होंगे, बड़े फेमस हिस्टोरियन। वो कहते हैं कि एक उत्तम तरह का एक बड़ा अच्छा अभिनेता था जो अपने कार्यों से अपने दर्शकों को जिस तरीके से आज मॉडर्न फिल्मी स्टार्स लोगों को मंत्रमुग्ध किए रहते हैं, उसी तरीके से मंत्रमुग्ध किए रहता था। और अगर प्रश्न ये उठता है कि बलबन का जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप? बर्नी इतिहासकार ने जो वसाया संकलित किया है, उसी में थ्योरी ऑफ किंगशिप का वर्णन मिलता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सिद्धांत जो है ये शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पे आधारित था। कभी अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत आधारित था, अगर ये देखें शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। और बलबन साहब फारस से इतना प्रभावित थे कि उन्हें अपने पोतों का नाम, अपने पौत्रों का नाम जो है, जैसे कैकुआत, कैकास और के खुसरो, ये नाम उन्होंने जो है ये फारसी सम्राटों के नाम के आधार पर लिखे हैं। और इनको जो है जो अकुलीन लोग थे उनसे इतना परहेज था कि इनके 30 अधिकारी थे जो उच्च कुल के नहीं थे, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, जबकि ये खुद ही उच्च कुल के नहीं थे। आपको पता है कि ये खुद जो है तुर्की दास थे और चहलगामी के सदस्य थे। तो ये तो इनका था। और ये एक बर्नी कहता है, एक इनके बारे में है कि ये इनका कथन है कि जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ
जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ी जो है क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यानी इन्होंने कुलीन और अकुलीन के बीच में जम के भेद किया और अकुलीन लोगों को, जो छोटे लोग थे, उनको अपने दरबार में नहीं रखा। ये राजत्व की बात हो गई। और इन्होंने तुर्के चिहलगामी, जिसके ये खुद सदस्य थे, बताया कि उनका इतना वर्चस्व था कि वह अत्यधिक निरंकुश थे, महत्वाकांक्षी थे। और ये आपको मालूम है कि गुलाम सरदारों का एक गुट था चालीसा, जिसे इल्तुतमिश ने उस समय, अपने समय, जो कुतबी और मोज़ी थे, इल्तुतमिश की चर्चा करते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कुतबी और मोज़ियों से उनको चैलेंज मिल रहा था, उसको मीट आउट करने के लिए उन्होंने 40 तुर्कों का एक समूह बनाया था, जिसके आधार पे वो उनको महत्वपूर्ण स्थान देते थे, अपना सहयोगी मानते थे। और जो कुतबी और मोज़ी सरदारों के विरोध से निपटने के लिए अपने लोगों, 40 लोगों का तुर्क गुलामों का एक संगठन बनाया था, तो उसको भी इन्होंने भंग कर दिया। पीछे चर्चा की है, जिन जिन चीज़ों को इन्होंने अपने अनुभव से देखा था, सबको इन्होंने एक एक करके सारे कांटे निकाले। और आंतरिक विद्रोह इनके समय जो हुआ, तो मेवातियों का दमन बताया कि मेव दिल्ली के आसपास काफ़ी लूटपाट मचाते थे, सड़कों पे चलना मुश्किल था। बताया जाता है कि जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, पानी लेने के लिए जो दासियां जाती थीं या इस तरह के लोग पानी भरने जाते थे, तो ये डाकू लूट लेते थे, यहाँ तक कि दासियों के कपड़े तक छीन लेते थे। तो मेवातियों का दमन किया, जो डाकू थे मेव, उनका दमन किया इन्होंने। गंगा यमुना दोआब के जो विद्रोही थे, वहाँ भी उन्होंने, जो समृद्धशाली लोग थे, उनको वहाँ उन्होंने ज़मीन दिया, उनकी सेना थी, उनसे कहा इनका दमन करो। इसी तरीके से रुहेलखंड में कटेहरों का दमन किया। बंगाल में तुगरिल खां थे। बंगाल आपको पता है कि सुदूर का क्षेत्र था, वो शुरू काफ़ी वोलेटाइल था, वहाँ पर आया लोग अपनी सत्ता के दिल्ली के प्रति विद्रोह कर देते थे, जाके दमन करना पड़ता था। तो तुगरिल खां का दमन किया। तो ये सारी आंतरिक नीतियाँ थीं। और इन्होंने प्रशासनिक सुधार क्या किए, उसकी चर्चा करते हैं। प्रशासनिक सुधार में इसने पहले सेना का गठन किया, और दूसरा वरीद गुप्तचरों की नियुक्ति की। पहली बार बलबन ने जो है भारत में आरिज विभाग की स्थापना की। दीवाने आरिज यानी रक्षा मंत्री, दीवान माने मंत्री, आरिज रक्षा मंत्री। पहली बार भारत में बलबन ने आरिज विभाग की स्थापना की। और इनके सेना के गठन का बहुत ज़्यादा श्रेय इमादुल मुल्क को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इमाद उल मुल्क। इमादुल मुल्क को जो है, इनका जो सेना का जो गठन किया गया, उसमें क्या किया गया कि सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई, उनकी संख्या बढ़ाई गई, और जो योग्य और निष्ठावान लोग थे उन्हीं को इसमें भर्ती किया गया। और बलबन की सेना की एक खास बात ये थी कि वो सैनिकों के एक्सरसाइज पे बड़ा बल देते थे। सैनिक जो है अभ्यास किया करते थे बराबर, और एक मजबूत सेना का उन्होंने गठन किया। और ये जो इमादुल मुल्क थे, इनको रावते अर्ज की उपाधि दी गई, रावते अर्ज। और इनका काम होता था सैनिकों को भर्ती करना, वेतन देना, उनके जो असलाहा थे, जो साजो सामान थे, अस्त्र शस्त्र थे, वो सुसज्जित हों, अच्छे हों, उनका रख रखाव, ये सारा काम ये देखते थे। और एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी इन्होंने किया कि इसके खर्चे को, जो अन्न विभाग का खर्चा था, उससे अलग कर दिया। यानी क्या कहते हैं उसको, कि जो वित्त मंत्री थे उससे जो है ये दीवाने आरिज के जो मंत्री थे उनका एक्सपेंडिचर अलग था। और दूसरा काम उन्होंने किया कि गुप्तचर विभाग का बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क फैला दिया, वो उनकी सफलता का बड़ा कारण था। और ये गुप्तचर न सिर्फ सामंतों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते थे, बल्कि जो इक्ता थे, इक्तादारों पे भी नज़र रखते थे, और साधारण जनता पर भी नज़र रखते थे। यानी रोज़ कॉमन पीपल, साधारण लोग क्या काम कर रहे हैं, इक्तादार क्या काम कर रहे हैं, सामंतों की क्या हरकत है, क्या गतिविधियां हैं, इन सारी चीज़ों को गुप्तचर जो है रोज़मर्रा के आधार पर जो महत्वपूर्ण घटना होती थी वो राजा को रिपोर्ट करते थे, राजा सुल्तान को रिपोर्ट करते थे।
और ये जो है इन गुप्तचरों को वरीद कहा जाता था और एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो जिसे वरीद ममालिक कहते थे, वरीद ममालिक। तो ये गुप्तचरों की एक तीसरा काम इन्होंने बहुत अच्छा और किया कि इन्होंने मंगोल के जो आक्रमण हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट से, उनको इन्होंने रोकने का जो पहली बार जो है सुव्यवस्थित प्रयास किया। और इन्होंने सोचा कि क्यों न बॉर्डर पे ढेर सारे किले बनवाए जाएं और किले पे मजबूत सैनिकों को, जो मजबूत सैनिक हमारे हैं, वहाँ तैनात किया जाए। तो ये कार्य भी इन्होंने किया। प्रशासनिक दृष्टि से इनके 3 कार्य थे। और अति संक्षेप में जहाँ तक बलबन के अंत की बात है, तो बलबन जब वृद्ध होने लगा, अपने वृद्धावस्था में उसने अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे योग्य और बड़े बेटे शाहजादा मोहम्मद को देना चाहा। और जब वो लखनऊती बंगाल से विजय करके लौटा तो उसने अपना उत्तराधिकारी शाहजादा मोहम्मद को बना दिया, लेकिन शाहजादा मोहम्मद दिवंगत हो गए। वो बहुत बड़ा झटका था। बलबन की जो जितनी सांसारिक आशाएं थी सब उसी से जुड़ी थी। वह बहुत ही हताश हो गया। उसे लगने लगा कि जिस बलबन वंश की स्थापना करने के लिए उसने इतने जतन किए थे, थ्री ऑफ किंगशिप लाया था, इतनी बड़ी सेना का गठन किया था, इतना सुधार किया था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने को हैं। उसने अपने दूसरे बेटे का नाम बुगरा खां था। बुगरा खां वो विलासी और आराम पसंद शासक था। वो बंगाल था, उसको लखनऊती से दिल्ली बुलाया, कुछ दिन रहा, लेकिन फिर वो चला गया बंगाल। और परेशान बलबन ने अंत में अपने जो उनका सबसे प्रिय बड़ा बेटा था, दिवंगत हो गया था, जिसे उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिसे उन्होंने खाने शहीद आजम की उपाधि दी थी, उसके बड़े बेटे कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और जब 1287 में बलबन की मृत्यु हुई तो कै खुसरो ही जो है उनकी जगह लिए, जो उनके प्रिय बेटे शाहजादा मोहम्मद के बड़े बेटे थे कै खुसरो। बताया कि उन्होंने अपने पोतों का नाम भी जो है फारसी सम्राटों के नाम पे रखा था। कै खुसरो भी फारसी सम्राट के नाम के आधार पर ही रखा था। तो 1287 में बलबन की मृत्यु होती है। और बताया जाता है कि जब इनका जनाजा चल रहा था तो जो तुर्की मलिक थे वो कपड़ा फाड़ करके अपने शरीर पे धूल डालते हुए रोते गाते बिलखते कब्रिस्तान पर गए थे। और 40 दिनों तक जो है मृत्यु का शोक मनाया गया और सारे लोग जमीन पर सोए। तो कभी इस तरह का स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आता है कि किसकी मृत्यु के बाद जनाजा ले जाते समय मलिकों ने अपना कपड़ा फाड़ डाला और 40 दिन तक जमीन पर सोए, इन्वर्टेड कामा बंद, याद रखिएगा ये बात बलबन के बारे में हो रही है। और अंत में वही इतिहास की जैसी नियति है, बलबन ने जिस बलबन वंश की स्थापना करने के लिए इतना प्रयास किया था, उनके बाद उनका शासन 1287 से आप जानते हैं मात्र 1290 तक 3 साल मोटा मोटा कै खुसरो ढो सके। और 1290 में आप जानते हैं कि ये वंश ही खत्म हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। आज इतना ही। जय हिंद।